हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया का पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्रिया का दूसरा भाग है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर क्रिया या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। उत्पत्ति या बनावट के आधार पर हमने क्रिया के भेद देखे थे। उसमें पहले नंबर पे आता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करे, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरे को वह कार्य करवाने की प्रेरणा प्रदान करे, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि वह किसी और से वह कार्य करवाता है। किसके द्वारा? प्रेरणा के द्वारा। अपने नहीं करके बल्कि वह दूसरे से कार्य करवाता है। स्वयं कर्ता नहीं कर रहा है बल्कि वह दूसरे को आदेश दे रहा है या फिर प्रेरणा दे रहा है कि तुम यह कार्य करो, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देख लेंगे, राम सुभाष से साइकिल चलवाता है। राम जो है सुभाष से साइकिल चलवाता है। रोली ममता से रोटी बनवाती है, यानी रोली जो है स्वयं अपने रोटी नहीं बनाती बल्कि ममता से बनवाती है। और राम जो है स्वयं साइकिल नहीं चलाता है बल्कि सुभाष से साइकिल चलवाता है। अर्थात जब आपको वाक्य में कर्ता द्वारा कार्य किसी और से करवाने का बोध हो, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। देखिए, मूल धातु खा चल। यौगिक क्रिया क्या होता है? ना लग गया ता लग गया, तो खाना खाता, चलना चलता। अब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा? खिलवाता खिलवाया, चलवाता चलवाया। यहाँ पे कार्य किसी और से करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति से या फिर वाक्य में किसी और के द्वारा कार्य करवाता है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब हम देखेंगे दूसरा भेद, अनुकरणात्मक क्रिया। यहाँ पर काल्पनिक व वास्तविक ध्वनियों के दोहराव की सूचना मिलती है। इसमें काल्पनिक ध्वनि और वास्तविक ध्वनि की दोहराव की सूचना मिलती है, अर्थात वही ध्वनि दोहराया जाता है, इसलिए अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जब आपको काल्पनिक अथवा वास्तविक ध्वनियों का दोहराव मिले, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? अनुकरणात्मक क्रिया होगी। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे खट खट से खटखटाना, हट हट से हटहटाना, हिन हिन से हिन हिनाना, गुन गुन से गुनगुनाना। इसमें देखिए, खट खट, खट खट जो है ये दो बार क्रिया आई और खट खट से बन गया खटखटाना, यानी अनुकरणात्मक, अनुकरण किया गया है। हट हट से हटहटाना, हिन हिन से हिन हिनाना, गुनगुन से गुनगुनाना। अब हम देखेंगे नाम धातु क्रिया, और ये भेद किसके हैं? उत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया का जन्म संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से होता है। देखिए, नाम धातु क्रिया का जन्म किससे होता है? संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है और विशेषण से होता है। हमने देखा था प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे किसी से करवाता है, और अनुकरणात्मक क्रिया में हमने देखा कि यहाँ पे वास्तविक या काल्पनिक ध्वनियों का दोहराव मिलता है। और नाम धातु क्रिया का जन्म किससे होता है? विशेषण से होता है, संज्ञा से होता है और सर्वनाम से होता है। तो जिस क्रिया का जन्म संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से हुआ हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे संज्ञा से नाम धातु बना हाथ से हथियाना। अब हाथ क्या है? हाथ एक संज्ञा शब्द है, इससे बना हथियाना। बात से बतियाना। आप क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, आप से अपनाना। ऐसे ही विशेषण से गर्म, गर्म शब्द जो है एक विशेषण वाला शब्द है या फिर विशेषण है, और इससे बना है गरमाना। ठंड से ठंडाना। तो उम्मीद है उत्पत्ति या
बनावट के आधार पर हमने जो 3 भेदों को देखा, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे से करवाता है, अर्थात वह प्रेरणा प्रदान करता है किसी और को कार्य करने की। और अनुकरणात्मक क्रिया में हमने देखा वास्तविक और काल्पनिक ध्वनियों का हमें दोहराव मिलता है वाक्य में। उसके बाद हमने नाम धातु क्रिया में देखा कि इनका जन्म किससे होता है, संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है और विशेषण से होता है। कैसे होता है ये भी हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। अब हम लोग इसका अगला वाला भेद देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। चौथा, संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ विद्यमान हो तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ विद्यमान हो तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है, अर्थात एक वाक्य में जब 1 से अधिक क्रिया आपको मिले तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। जिस वाक्य में आपको 1 से अधिक क्रिया मिले वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। जैसे राजेश घर गया और सोने लगा, यानी पहला उसका काम क्या था, पहला वह क्या कार्य किया, घर गया, यानी पहली क्रिया घर गया। दूसरा क्या काम किया, वह सोने लगा, यानी कि सोने की क्रिया। घर गया, सोने लगा, यहाँ पे 2 क्रिया मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। राधा खाना पकाकर नहाने लगी, एक तो उसने क्रिया की या फिर कार्य किया खाना बनाने का, खाना पकाने का, और दूसरा नहाने का, तो यहाँ भी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो उम्मीद है संयुक्त क्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि जब वाक्य में आपको 1 से अधिक क्रिया मिले तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया 11 प्रकार की होती है, यानी संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है, 11। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, या फिर कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है देखिए, और अकर्मक क्या है देखिए। अकर्मक को पहले देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म न हो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी, अर्थात आपको वाक्य में जब कर्म ना मिले, वाक्य में जब कर्म नहीं मिलेगा तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक होगी। जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों विद्यमान हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी, अर्थात वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया जब तीनों ही होंगे, अर्थात वाक्य में कर्म होगा तो सकर्मक, कर्म नहीं होगा तो अकर्मक। अकर्मक वाले वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होती है, लेकिन कर्म नहीं होता है। सकर्मक में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों विद्यमान होते हैं, इसलिए वह सकर्मक क्रिया होती है। जब कर्ता कार्य करे और उसे ही फल, परिणाम, हानि, लाभ, गुण, दोष सभी प्राप्त हो तो अकर्मक, यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, चाहे वह परिणाम हो, फल हो, हानि हो, लाभ हो, गुण हो, दोष हो, अर्थात जो भी कर्ता कार्य करता है वाक्य में उसका सीधे प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता खाती है, तो सीता खाती है, उसके खाने की क्रिया का प्रभाव सीता के ऊपर ही पड़ रहा है, तो इसलिए यह क्या है, अकर्मक है। अगर यहीं पे होता सीता सेब खाती है, तो सीता जो क्रिया कर रही है खाने की, उसका प्रभाव किस पे पड़ता, सेब पे। जब सीता सेब को खाती तो सेब धीरे धीरे खत्म होता, तो सीता द्वारा किए गए कार्य या क्रिया का प्रभाव सेब पे पड़ता। तो जब सीता द्वारा किए गए कार्य या क्रिया का प्रभाव सेब पर पड़ता तो सेब क्या हो जाता, कर्म हो जाता। चिड़िया उड़ती है, पंकज दौड़ता है। इन सभी वाक्यों में हमने देखा कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पे ही पड़ रहा है, किसी अन्य शब्द पर नहीं पड़ रहा है। इसी कारण यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया में हमेशा ध्यान रखेंगे कि वाक्य में जो कर्ता होगा और उसके द्वारा जो क्रिया की जाएगी वाक्य में, उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और किसी अन्य शब्द पर नहीं पड़ता है। यदि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वाक्य में किसी अन्य शब्द पर पड़े तो वहाँ पे सकर्मक, और जब कर्ता पर पड़े तो अकर्मक। देखिए सकर्मक,
जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों विद्यमान हो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जब कर्ता के कार्य का फल बल परिणाम हानि लाभ गुण दोष सब कर्ता पर न पड़कर दूसरे शब्द पर पड़े तो सकर्मक होती है। अर्थात जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी अन्य शब्द पर वाक्य में पड़ता है तो वहाँ पे क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। उदाहरण के लिए राजू साइकिल चलाता है। राजू जो है चलाने का कार्य कर रहा है तो साइकिल चला रहा है, उसके कार्य करने का प्रभाव किस पे पड़ा है? साइकिल पर पड़ रहा है। अमित आम खाता है। अमित क्या कर रहा है? आम खा रहा है। अमित द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। तो संयुक्त क्रिया में हमने देखा कि वाक्य में एक से अधिक क्रिया आपको मिलेगी तो संयुक्त क्रिया होगी। और अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 11 भेद हैं या फिर 11 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद थे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म विद्यमान होता है और अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। सकर्मक में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता है, वही शब्द कर्म कहलाता है और वह वाक्य सकर्मक क्रिया हो जाता है। ठीक है। और अकर्मक में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी अन्य शब्द पर न पड़कर स्वयं कर्ता के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण वह वाक्य अकर्मक क्रिया की होती है। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।